नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो देखिए, हम JKPSC 10+2 के जो लास्ट टाइम एग्जाम हुआ था उस एग्जाम के पॉलिटिकल साइंस पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने 100 क्वेश्चंस कवर कर लिए थे। आज हम आगे की क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, पर उससे पहले अगर आप अपने प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा मजबूत करना चाहते हैं तो आप हमारे CUET PG और UGC नेट कोर्सेज को बाय कर सकते हैं, जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा एंड प्रिपरेशन भी अच्छे से हो जाएगा। और कोर्सेज के लिए आप हमारे ऐप और वेबसाइट पढ़ोतोय से विजिट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द UNO। मतलब कि इनमें से कौन सा लैंग्वेज जो है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, हिंदी। हिंदी यूनाइटेड नेशंस की ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। UNO में टोटल 6 ऑफिशियल लैंग्वेज है, और क्या क्या है वो, इंग्लिश है, फ्रेंच है, स्पेनिश है, रशियन है, चाइनीज है एंड अरबिक है ना। तो ये सारे ऑफिशियल लैंग्वेज है कहाँ की, यूनाइटेड नेशंस की, और हिंदी यूनाइटेड नेशंस की ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, इसको याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज लोकेटेड। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ पर लोकेटेड है, कहाँ पर है, वो हैग में लोकेटेड है ना। तो हैग में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस लोकेटेड है। हैग कहाँ पर है, नेदरलैंड्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD, तो ये कब शुरू हुआ था, बिगन इट्स ऑपरेशन, कब ये फोर्स में आया, कब इसका काम शुरू हुआ था, तो ये 1946 में। तो क्या हुआ, 1944 में ही इसका एस्टेब्लिशमेंट हो गया था, है ना, जब ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस हुआ। तो द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट फॉर द वर्ल्ड बैंक ग्रुप was established after the Bretton Woods Conference in 1944 but formally began operation in 1946, okay, to help nations build nations rebuild after World War II। तो इसको याद रखना, 1946 में ये मतलब कि काम करना शुरू हुआ, ऑपरेशन इसके शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, which of the following countries does not belong to G7। तो G7 से बिलोंग नहीं करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, चाइना। चाइना G7 कंट्रीज के अंदर नहीं आता है। G7 कंट्रीज में USA, UK, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा एंड जापान आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, द हेडक्वार्टर्स ऑफ एशियन। एशियन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, एशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के जो हेडक्वार्टर है वो जकार्ता पे है। जकार्ता कहाँ पर है, इंडोनेशिया में है ना, इंडोनेशिया। एशियन में कितने कंट्रीज है, टोटल 10 कंट्रीज है एशियन में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, द ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑफ अमेरिकन स्टेट्स OAS, है ना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स में कितने मेंबर्स है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 35 मेंबर्स है। 1948 में ये इसका फाउंड किया गया था। फर्स्ट क्वेश्चन तो यही था। द टर्म यूनाइटेड नेशंस वाज कॉइन्ड। तो यूनाइटेड नेशंस जो टर्म है, इस टर्म को किसने कॉइन किया था, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। रूजवेल्ट ने कॉइन किया था इस टर्म को, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द वर्क ऑफ द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली इज डिवाइडेड बिटवीन। तो जो जनरल असेंबली यूनाइटेड नेशंस की, तो उसके जो काम है उसको डिवाइड किया गया है कितने कमिटीज में, तो 6 कमिटीज में। ओके, 6 मेन कमिटीज में डिवाइड किया गया है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की वर्क को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इधर दिया हुआ है क्या क्या मतलब कि कमिटीज है। फर्स्ट कमिटी है डिसआर्मामेंट एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल कमिटी, सोशल ह्यूमैनिटेरियन एंड कल्चरल कमिटी। नेक्स्ट है स्पेशल पॉलिटिकल एंड डीकोलोनाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजटरी कमिटी, लीगल कमिटी। ये सारी कमिटी है जनरल असेंबली के यूनाइटेड नेशंस के। तो द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO कब आया था, ये
ये आया था इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इन 1919 में आया था, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ उस वक्त, है ना, ट्रीटी ऑफ वर्साइल के अंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कब शुरू हुआ? ये 1945 में आया है ना, 1945 में ये यूनाइटेड नेशंस के साथ आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिबरलिज्म फ्लरिश्ड द मोस्ट। तो लिबरलिज्म का जो आइडियोलॉजी है, लिबरलिज्म के जो प्रिंसिपल्स है, ये सबसे ज़्यादा कहाँ पर मतलब कि फ्लरिश हुआ था? ये इंग्लैंड में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द सोशलिस्ट ले इम्फेसिस ऑन। जो सोशलिस्ट है, जो समाजवादी है, वो लोग किसके ऊपर ज़्यादा जोर देते हैं? राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऊपर जोर सोशलिस्ट कैसे दे सकते हैं? नहीं देंगे। पॉलिटिकल लिबर्टी के ऊपर भी इतना ज़्यादा जोर नहीं देते हैं, ये भी नहीं होगा। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, इसके ऊपर भी इतना ज़्यादा जोर नहीं देते हैं सोशलिस्ट। तो सबसे ज़्यादा जोर देते हैं इकोनॉमिक इक्वालिटी के, इक्वालिटी में बिलीव करते हैं, इकोनॉमिक इक्वालिटी में सोशलिस्ट। बाकी जो है ये लिबरल आइडियाज़ है, लिबरल आइडियाज़, प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात करेगा, है ना। लेनिन हेल्ड दैट द एक्सपोर्ट ऑफ कैपिटल लीड्स टू, मतलब कि जब हम किसी जगह, ये इंडिया है और ये यूएसए है, जब हम किसी भी चीज़ को एक्सपोर्ट करते हैं, किसी भी मटेरियल जो भी है, जो एक्सपोर्ट है कैपिटल की, कोई भी कैपिटल एक्सपोर्ट करते हैं तो उससे क्या होता है? अरेस्ट डेवलपमेंट इन कैपिटल इंपोर्टिंग कंट्रीज, अरेस्ट डेवलपमेंट इन कैपिटल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, अरेस्ट डेवलपमेंट इन बोथ कैपिटल इंपोर्टिंग कंट्रीज एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज एंड नन ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, बोथ, दो कंट्रीज में ही, मतलब कैपिटल इंपोर्टिंग कंट्रीज में भी जहां पर आता है कैपिटल, और जो एक्सपोर्ट कर रहा है ना, एक्सपोर्टिंग कंट्री, तो दोनों कंट्रीज के ऊपर इसका प्रभाव देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, लिमिटेड मोनार्की इज ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। लिमिटेड मोनार्की मतलब मोनार्की है बट वो लिमिटेड है। तो ये जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, तो इन हुई इज द पावर ऑफ द रूलर्स। तो पावर है, जो रूलर की जो पावर है, मोनार्की की जो पावर है, वो कंफर्म्ड होता है बाय द पीपल, पीपल के द्वारा कंफर्म होता है, या फिर लिमिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन से द्वारा होता है, या फिर लिमिटेड बाय द जुडिशियरी होता है, या फिर लिमिटेड बाय रिलीजियस लॉज होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, लिमिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो लिमिटेड मोनार्की में क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा लिमिट किया जाता है पावर को मोनार्की के, है ना, रूलर के। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म इज रिजल्टेड इन। तो जो ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म है उससे क्या होता है? उससे ग्रेटर पॉवर्टी ऑफ द पीपल होता है ना, पॉवर्टी इंक्रीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनरल विल मीन्स। तो जनरल विल का मतलब क्या है? जनरल विल का मतलब है द विल ऑफ द मेजोरिटी, नहीं, मेजोरिटी का विल जनरल विल नहीं है। द सम टोटल ऑफ ऑल विल, सभी विल का सम टोटल भी नहीं है। द विल ऑफ द जनरल पब्लिक, जनरल पब्लिक का मतलब विल जनरल विल नहीं है। द विल दैट इज द बेस्ट फॉर द एंटायर कम्युनिटी, जो विल पूरे कम्युनिटी के लिए अच्छा है वही जनरल विल है। तो जनरल विल रूसो से जुड़ा हुआ है, याद रखना इसको, जॉन जैक रूसो जनरल विल की बात करते हैं। हु मेड ए डिस्टिंक्शन बिटवीन स्ट्रक्चरल एनालिसिस एंड फंक्शनल एनालिसिस। तो स्ट्रक्चरल फंक्शनल एनालिसिस के बीच में डिस्टिंक्शन क्या है? स्ट्रक्चरल एनालिसिस एंड फंक्शनल एनालिसिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डेविड आफ्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, द फादर ऑफ द इंडियन रेनेसां एज। जो इंडियन रेनेसां था उसका फादर किसको कहा जाता है? सबको पता होगा, राजा राममोहन राय को कहा जाता है। राजा राममोहन राय बंगाली थे, है ना, तो उसको राय कहते हैं बंगाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई वुड नॉट रिकॉग्नाइज इवन गॉड इफ ही सेड दैट अनटचेबिलिटी वाज ऑर्डेन्ड बाय हिम। तो ये जो स्टेटमेंट है कि आई वुडंट रिकॉग्नाइज इवन गॉड if he said that untouchability was ordained by him,
तो ये जो स्टेटमेंट है ये गांधी की है ना, महात्मा गांधी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। गांधी इरविन पैक्ट वाज साइंड इन, तो गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? 1931 में हुआ था, इसको याद रखना। तो इसके साथ ही क्वेश्चंस खत्म हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फॉर मोर वीडियोस।